नमस्कार मित्रों, श्री देव क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हिंदी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे आज। हिंदी जो है इसका जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन के हिंदी के इंट्रोडक्शन का तो अलग आपको वीडियो मिल जाएगा YouTube पर, ठीक है। तो आप YouTube पर सर्च करें उसमें, ठीक है, श्री देव क्लासेस के YouTube चैनल पर, ठीक है। तो श्री देव क्लासेस का YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, ठीक है ना। आप इस क्लास को भी लाइक करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ हो सके, ठीक है दोस्तों। देखिए आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे अपन, वो पहला टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। देखो व्याकरण जो है, कौन सा करण? व्याकरण। यानी व्याकरण जो शब्द है, इसमें मूल शब्द है यहाँ पर करण। कौन सा है? करण है। कौन सा शब्द है यहाँ पर? मूल शब्द करण है। और इसी में यहाँ पर जो है वह दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? दो उपसर्गों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक तो है कौन सा? वी, और एक है यहाँ पर आ है यहाँ पर। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है यहाँ पर। क्या है ये? उपसर्ग। उपसर्ग तो जानते ही होंगे आप, अच्छी तरह जानते होंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। यानी वो शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, आगे नहीं कहेंगे, शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके और अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता लाता है, उसी को यहां पर अपन क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो प्रारंभ में जुड़ेगा किसी वो शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ ध्यान रखना है आपको, आगे मत करना आपको, ठीक है ना। यदि आप बोलते हो कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिभाषा गलत हो जाती है अपनी, ठीक है ना। आगे का मतलब क्या होता है कि जैसे आगे पढ़ेंगे, है ना। अब ये टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब कल का हो जाता है, वो हो सकता है वो बाद में भी प्रयोग में लिया जा सके, ठीक है। तो आप परिभाषा को इस प्रकार से प्रयोग में ले कि वो सर्वथा सत्य हो और सर्वथा ही सही निकले वो अपने। तो वो शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे कहेंगे अपन उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो ये दो उपसर्ग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? तो एक तो है यहाँ पर कौन सा वाला? वी उपसर्ग है, और एक है यहाँ पर आ उपसर्ग है, ठीक है। और मूल शब्द क्या है यहाँ पर? करण है यहाँ पर। कौन सा है? करण है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर व्याकरण जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो भली भांति समझना ही कहा कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है? तो भली भांति, भली भांति, भली भांति, भली भांति जानना या भली भांति समझना, भली भांति समझना ही यहाँ पर क्या कहलाया है? यहाँ पर तो भली भांति समझना ही जो है वो कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूं उसको। भली भांति समझना, भली भांति समझना ही यहाँ पर जो है वो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। यानी एक व्याकरणिक शास्त्र है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जो इसके बताए गए हैं अंगों के बारे में पूछा जाता है, तो इसके 3 अंग है। कितने अंग हैं यहाँ पर? 3 अंग बताए गए हैं। 3 अंग जो है इसमें एक तो है वर्ण। कौन सा है? वर्ण है, ठीक है। एक आता है यहाँ पर जो है, यानी एक तो वर्ण है, और एक आता है यहाँ पर शब्द। कौन सा आता है? शब्द आता है यहाँ पर, ठीक है। एक तो है यहाँ पर वर्ण आया, और एक आया यहाँ पर शब्द आया, और एक आया यहाँ पर वाक्य, ठीक है। तो व्याकरण के कितने अंग बताए गए हैं? तो 3 अंग बताए गए हैं। वर्ण है, शब्द है, और वाक्य है। देखो दोस्तों, वर्ण से यहां पर जो बनता है वो वर्ण विचार बनता है। कौन सा विचार बनता है? वर्ण विचार बनता है, ठीक है। और शब्द जो है, इस शब्द से बनता है यहां पर शब्द विचार। कौन सा विचार बनता है? शब्द विचार बनता है, ठीक है। और जो वाक्य है वो वाक्य से वाक्य विचार बनता है। कौन सा विचार बनता है? वाक्य विचार बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है
यानी शब्द से शब्द विचार बना हुआ है, वाक्य से वाक्य विचार बना हुआ है, वर्ण से वर्ण विचार बना हुआ है। ये टॉपिक लगा रखे हैं अपने, और ये टॉपिक्स जो लगा रखे हैं इनमें आज अपन पहला टॉपिक देखेंगे। और पहला जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर, कौन सा वाला टॉपिक देखेंगे, वर्ण विचार के बारे में। देखो यहाँ पर वर्ण विचार जो है इसमें अपन देखेंगे यहाँ पर वर्ण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर वर्ण के बारे में यदि पूछा जाता है किसे कहा जाता है वर्ण, तो वर्ण जो है वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। यानी लिखित रूप में जो चिन्ह बनाए जाते हैं, वो लिखित रूप में चिन्ह जो प्रदर्शित किए गए हैं उनको यहाँ पर वर्ण कहा गया है। और ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसके टुकड़े नहीं होते हैं। तो पूछ लिया जाता है वर्ण, तो ये यहाँ पर जो है वो लिखित भाषा की, कौन सी भाषा की है, लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, जबकि पूछा जाता है मौखिक भाषा के बारे में, कौन सी भाषा के बारे में पूछा जाता है, मौखिक भाषा के बारे में पूछा जाता है, तो उसकी सबसे छोटी जो इकाई होगी वो कहलाएगी यहाँ पर ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। तो ये होती है यहाँ पर मौखिक भाषा की, कौन सी भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई जो है मौखिक भाषा की वो कहलाती है यहाँ पर ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। जबकि पूछा जाता है आपसे अर्थ के आधार पर, काय के आधार पर, सॉरी, अर्थ के आधार पर पूछा जाता है, तो अर्थ के आधार पर पूछा जाता है, आधार पर सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो वो कहलाते हैं यहाँ पर शब्द। क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई। देखिए वर्ण जो है वो तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि जो है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द जो है ये अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो तो क्या मानी जाती है, तो वो शब्द मानी जाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो मानी जाती है ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अब देखिए आगे, वर्ण जो है यानी वर्ण जो होता है ना, इस वर्ण से बड़ी इकाई जो मानी जाती है वो वर्ण से बड़ी इकाई होती है यहाँ पर शब्द। क्या होती है, शब्द होती है। और शब्द से बड़ी इकाई के बारे में पूछा जाता है तो होती है पद। क्या होती है, पद होती है। और पद से जो बड़ी इकाई है वो कहलाएगी यहाँ पर पदबंध। क्या कहलाएगी, पदबंध कहलाएगा। ठीक है, और पदबंध से जो बड़ी इकाई होती है वो कहलाती है यहाँ पर उपवाक्य, उपवाक्य। और उपवाक्य जो है इससे बड़ी इकाई पूछा जाता है तो वो कहलाएगा यहाँ पर वाक्य। क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि वर्ण जो है इससे बड़ी इकाई तो शब्द कहलाए, ठीक है ना, शब्द से बड़ी इकाई पद कहलाई, पद से बड़ी इकाई पदबंध कहलाई। क्या कहलाई है, पदबंध कहलाई है। ठीक है ना, तो पदबंध, ठीक है। और पदबंध से बड़ी इकाई जो है वो उपवाक्य है, और उपवाक्य से बड़ी इकाई वाक्य मानी जाती है। देखो वर्ण तो अपन ने देखा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो यहाँ पर वर्ण कहलाई है। ठीक है ना, और शब्द देखा अपन ने कि वर्ण जो वर्णों का जो सार्थक मेल है, वर्णों का सार्थक मेल वो यहाँ पर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और जो शब्द होते हैं उनको वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है। तो वाक्य में जो प्रयोग में ले रहे हैं तो वो शब्द वहां पर पद कहलाएंगे, वाक्य में क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ठीक है, पदबंध जो कहा जाता है तो कई पदों का समूह जो एक ही पद इकाई का कार्य करता है उसे कहेंगे अपन पदबंध कहेंगे। ठीक है ना, और जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और जो वाक्य का एक भाग माना जाता है वो उपवाक्य कहलाएगा। और वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होती है, भाषा की सार्थक इकाई जो है वो क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। जैसे यहां पर अपन देखते हैं एक वाक्य लिखा हुआ है कि राम
पुस्तक पढ़ता है। ये यहां पर वाक्य लिखा हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो अब ये जो है ये भाषा की एक सार्थक इकाई है दोस्तों। कौन सी इकाई है? भाषा की सार्थक इकाई। अगर मैं इसी वाक्य को इस प्रकार से लिख देता हूं कि है ना, राम पुस्तक या पुस्तक पढ़ता, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया तो ये वाक्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, ये एक वाक्य नहीं बना हुआ है क्योंकि इसके सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो वाक्य जो कहेंगे ना, तो भाषा की एक सार्थक इकाई जो होती है, उस सार्थक इकाई को ही यहाँ पर क्या कहेंगे अपन? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो राम पुस्तक पढ़ता है, या ये तो हो गया वाक्य। ठीक है, और पूछ लिया था ना शब्द, तो शब्द जैसे कहीं लिखा हुआ है राम मोहन सोहन दिनेश वगैरह वगैरह, ये लिखी हुई है। तो राम मोहन सोहन जो है वो क्या है? शब्द है, और उसी राम का प्रयोग किसी वाक्य में किया गया है। जैसे अपन यहाँ पर राम का प्रयोग वाक्य में किया है, तो ये एक पद है यहाँ पर। क्या है? ये पद है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे रिट वाला जो एग्जाम होता है, उस रिट वाले में विशेषकर से पदबंध एक टॉपिक लगाया जाता है, तो उसमें अपन को ध्यान होना चाहिए कि पद किसे कहेंगे, पदबंध किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो पद तो कहते हैं वो शब्द जो वाक्य में प्रयोग में लिया गया है, उसे यहाँ पर क्या कहेंगे? अपन पद कहेंगे। और पदबंध किसे कहेंगे? तो कई पदों का वो समूह जो एक ही इकाई का कार्य कर रहा है, उसे पदबंध कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पर जो है, ये तो है वाक्य। क्या है? ये वाक्य है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर वर्ण जो है, ये होते हैं यहाँ पर वर्ण। वर्ण पूछा जाता है, वर्ण कितने होते हैं? पूछ लिया जाता है वर्ण कितने। तो वर्ण होंगे 44। कितने होंगे? 44 होते हैं। वर्ण कितने होता है? कितने? 44 होते हैं। ठीक है ना, और पूछ लिया जाता है वर्ण कितने प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण होंगे 44। ठीक है ना, वर्ण कितने प्रकार के होंगे? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के जो माने जाते हैं इनमें, तो 2 प्रकार में यहाँ पर जो है प्रकार पूछा जाता है इनका। तो एक तो आता है यहाँ पर स्वर आता है। क्या आता है? स्वर आता है। और एक आ जाता है यहाँ पर व्यंजन आ जाता है। क्या आ जाता है? व्यंजन आ जाता है। तो एक तो स्वर है और एक यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है ना, वर्ण कितने होंगे? वर्ण 44 होंगे। कितने होंगे? 44 होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर 11 तो स्वर है और 33 यहाँ पर व्यंजन है, इन दोनों को मिलाएंगे अपन, तो ये यहाँ पर जो है वह 44 वर्ण हो जाएंगे। कितने वर्ण हो जाएंगे? 44 वर्ण हो जाते हैं। ये कितने वर्ण हो जाते हैं? यहाँ पर 44 वर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, यहाँ पर जो है देखिए वर्ण जो है इसके बारे में ही पूछ लिया जाता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है। कौन से वर्णों की संख्या? मूल वर्णों की संख्या यदि पूछी जाती है, तो मूल वर्णों की जो संख्या है, इनकी संख्या होती है 44। कितनी होती है? 44 होती है। कितनी होती है? 44 होती है। जबकि कुल वर्ण पूछा जाता है, कौन से कितने वर्ण? तो कुल वर्ण पूछे जाते हैं, कुल वर्ण, तो ये होंगे 52। कितने होंगे? 52 होंगे। कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 52 मानी जाएगी। देखो कैसे होते हैं ये 52, मैं बता देता हूं आपको। ये जो 52 होंगे, इनमें यहाँ पर जो है वो कौन कौन सा वर्ण माना जाएगा, ये आप देखिए। यहाँ पर देखिए कुल वर्ण जो है इनमें एक तो आया स्वर। ठीक है, स्वर होते हैं कितने? 11। एक होता है यहाँ पर जो है व्यंजन होता है। ठीक है, व्यंजन होते हैं कितने? ये होते हैं 33। ठीक है, एक होता है यहाँ पर जो है अयोग वाह, अयोग वाह, और ये होते हैं कितने? 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पर उत्क्षिप्त, और ये होंगे यहाँ पर कितने? 2 होंगे। और संयुक्त होंगे, संयुक्त, इनकी संख्या होगी यहाँ पर 4 होगी। कितने होंगे? 4 होगी। तो ये जो मिलकर के बनते हैं वो यहाँ पर 52 वर्ण बन जाते हैं। कितने वर्ण बन जाते हैं? 52 वर्ण बन जाते हैं। तो कुल वर्ण पूछे जाते हैं तो कितने होंगे? 52 होंगे। कितने होंगे? 52 होंगे।
ठीक है ना। इनमें जो पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सा वर्ण जो है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि इनमें जो है, जैसे यहाँ पर अयोगवाह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अयोगवाह में कौन कौन सा वर्ण आता है, एक तो आता है यहाँ पर अंग, ठीक है ना, एक आता है यहाँ पर अह, ठीक है। ये दोनों वर्ण जो हैं ये कौन से वर्ण होंगे, अयोगवाह वर्ण होंगे, ठीक है ना। इसी में जैसे उत्क्षिप्त के बारे में भी पूछा जाता है, तो एक तो आता है यहाँ पर अड़ और एक आता है यहाँ पर अड़। ये जो दोनों वर्ण होंगे ये होंगे यहाँ पर उत्क्षिप्त। कौन से वर्ण होंगे, उत्क्षिप्त वर्ण माने जाएंगे। जबकि संयुक्त पूछा जाता है तो संयुक्त तो आप जानते ही हैं, ये क्ष होता है, त्र होता है, य होता है और श्र होता है, ठीक है। ये माने जाते हैं यहाँ पर संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण माने जाते हैं, तो ये संयुक्त वर्ण में माने जाएंगे। किस वर्ण में माने जाएंगे, संयुक्त वर्ण में माने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो कुल वर्ण पूछे जाएंगे तो 52 होंगे। मूल वर्ण पूछे जाते हैं तो उनकी संख्या 44 होगी। वैसे भी पूछ लिया जाता है आपसे कि वर्ण कितने होते हैं, तो वो भी 44 माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे, 44 माने जाएंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर नेक्स्ट, देखो यहाँ पर अपन ने देखा एक तो मूल वर्ण, कौन से वर्ण देखे, मूल वर्ण देखे अपन ने, ठीक है। तो मूल वर्ण कितने हो गए, 44 हो गए, ठीक है ना। कुल वर्ण कितने हुए, तो कुल वर्ण जो है इनकी संख्या हो गई कितने, तो कुल वर्ण हो गए 52। कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूछा जाता है आपसे जो है वो बाल पोथी के अनुसार, किसके अनुसार पूछा जाता है, बाल पोथी के अनुसार। ये बाल पोथी के अनुसार वर्णों की संख्या पूछी जाती है, तो बाल पोथी के अनुसार जो होंगे वो 49 होंगे। कितने होंगे, 49 माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे, 49 माने जाएंगे। तो बाल पोथी के अनुसार 49 होंगे, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है संयुक्ताक्षर सहित, संयुक्ताक्षर सहित पूछा जाता है, तो संयुक्ताक्षर सहित वर्ण जो होंगे उनकी संख्या होगी कितने, तो वो होंगे 48। यदि आपसे पूछ लिया जाता है संयुक्ताक्षर रहित पूछा जाता है, रहित, तो कितने होंगे, तो वापस वही 44 हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाता है अयोगवाह, अयोगवाह सहित पूछा जाता है, सहित पूछा जाता है, तो कितने होंगे, वही 46 होंगे। अगर रहित पूछा जाता है तो फिर कितने होंगे, रहित पूछा जाता है तो कितने होंगे, तो ये भी 46 माने जाएंगे। यदि उत्क्षिप्त सहित पूछा जाता है, उत्क्षिप्त सहित, तो उत्क्षिप्त सहित जो है उनकी संख्या पूछी जाती है, तो होगी कितने, 46, ठीक है। और पूछा जाता है यहाँ पर जो है, यदि पूछा जाता है रहित के बारे में, तो रहित जो होगा वो होगा यहाँ पर 44, सॉरी ये यहाँ पर देखिए ये 44, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, इधर देखिए, देखो मूल वर्ण कितने होंगे, तो मूल वर्ण होंगे कितने वाले, कितने होंगे यहाँ पर, ये 44 होंगे। कितने होंगे, 44, ठीक है ना। कुल वर्ण पूछ जाएंगे तो कितने होंगे, 52 होंगे, ठीक है। बाल पोथी के अनुसार वर्णों की संख्या तो 49 होगी, ठीक है। संयुक्ताक्षर सहित पूछा जाएगा कि संयुक्ताक्षर सहित वर्णों की संख्या कितनी है, तो होगी यहाँ पर 48 होगी। कितने होगी, 48 होगी। संयुक्ताक्षर रहित पूछा जाता है, तो रहित पूछे जाएंगे तो कितने माने जाएंगे, तो ये यहाँ पर होंगे कितने, 44 होंगे। ये तो संयुक्ताक्षर की बात की जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है अयोगवाह के बारे में, किसके बारे में, अयोगवाह के बारे में पूछा जाता है, तो अयोगवाह सहित पूछा जाएगा, तो अयोगवाह सहित तो होंगे 46 और रहित होंगे 44, ठीक। और उत्क्षिप्त पूछा जाता है, तो उत्क्षिप्त में जो माने जाएंगे उनमें होंगे यहाँ पर जो है उत्क्षिप्त रहित सहित पूछा जाता है, तो 46 होंगे और रहित में 44 माने जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ज्यादातर याद रखना है आपको, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। बाल पोथी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 49 होती है। ये तो एक पटवारी का एग्जाम हुआ, उस पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया गया संयुक्ताक्षर रहित वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो तब से यहाँ पर जो है ये प्रचलन में आ गया। तो ये 44 होती है, कितनी होती है, 44। रहित पूछा जाएगा तो 44 होगी, और सहित पूछ लिया जाएगा तो 48 होगी यहाँ पर, ठीक है। ये तो है यहाँ पर वर्णों के बारे में। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर, मैं बता रहा था यहाँ पर देखो, ये जो अपना वर्ण है ना, वर्ण,
इसकी परिभाषा आपने देख ही ली है यहाँ पर। तो लिख करके जो प्रस्तुत किया गया है ना, जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे यहाँ पर अपन वर्ण कहेंगे, ठीक है ना। ये सबसे छोटी इकाई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा क है ना, ख है, जैसे ग है, घ है ना, जैसे यहाँ पर च है ना, यहाँ पर ज है, यहाँ पर त है, प है, ये सभी क्या है यहाँ पर, तो ये सभी जो है वो यहाँ पर होंगे, क्या होंगे, ये वर्ण होंगे यहाँ पर, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है अक्षर के बारे में, किसके बारे में पूछा जाता है, अक्षर के बारे में पूछा जाता है। अक्षर, तो देखो यहाँ पर अक्षर जो है ये बिल्कुल भिन्न होता है, यानी अक्षर जो होता है तो वो ध्वनि जो एक ही झटके में निकल जाती है ना, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, है ना, टुकड़े नहीं होते, तो वर्ण के भी टुकड़े नहीं होंगे, वर्ण के भी टुकड़े नहीं होंगे, अक्षर के भी टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन जो एक ही झटके में निकल जाएगी उसे यहाँ पर कहेंगे अक्षर। तो वो ध्वनि जो एक ही झटके में प्रवाहित हो जाती हैं, निकल जाती हैं, उसे यहाँ पर अक्षर कहेंगे। अक्षर में जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है, जैसे यहाँ पर जैसे राम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, राम, ठीक है, राम। तो ये जो है ये एक अक्षर हो गया यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर श्याम, क्या लिखा है यहाँ पर, तो जिसका उच्चारण अपन कर रहे हैं, तो उच्चारण एक ही झटके में निकल रहा है, एक ही झटके से उच्चारित हो रहा है, उसे यहाँ पर अक्षर कहा जाएगा, ठीक है। तो वर्ण में और अक्षर में थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर, इसको छोड़ो और आगे ये आप यहाँ पर वर्ण जो है ये दो प्रकार के देखे अपन ने। कितने प्रकार के देखे, दो प्रकार के देखे अपन ने। और दो प्रकार में मैंने बताया आपको यहाँ पर कि एक तो होता है यहाँ पर स्वर और एक होता है यहाँ पर व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन होता है। तो एक तो स्वर होगा और एक व्यंजन होगा। देखो यहाँ पर स्वर जो होते हैं, स्वर कहा जाता है यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से यहाँ हो जाता है, उन्हें यहाँ पर क्या कहेंगे अपन, स्वर, ठीक है। तो बिना किसी वर्ण के सहयोग से ही उच्चारित होने वाले जो वर्ण होंगे वो तो स्वर होंगे, और जिनमें किसी का सहयोग लेना पड़ेगा उसे यहाँ पर व्यंजन कहेंगे अपन। क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, ठीक है। तो यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है उसे तो स्वर है, स्वर कहेंगे, और जो स्वतंत्र रूप से न होकर के परतंत्र रूप से हो रही है यानी किसी का सहयोग लेना पड़ रहा है उसे यहाँ पर व्यंजन कहेंगे अपन। क्या कहेंगे, उसको व्यंजन कहेंगे। तो ये जो स्वर है ये कितने माने गए हैं, 11 माने गए हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है ना। ये होते हैं स्वतंत्र। कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र माने जाते हैं, ठीक है। और ये होते हैं यहाँ पर परतंत्र यानी वर्णों के सहयोग से, ठीक है। तो या इसमें कहेंगे अपन स्वरों के सहयोग से, स्वरों के सहयोग से, स्वरों के सहयोग से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि यदि किसी भी वर्ण का सहयोग नहीं ले रहे हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहा है, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं उसे यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। और जिनमें स्वरों का सहयोग लेना पड़ रहा है, स्वरों का सहयोग ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा, ठीक है ना। व्यंजन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर ये भी एक इस प्रकार से भी अपन इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। व्यंजन जो है इसमें तो स्वरों का सहयोग लेना पड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने क लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब क का जब उच्चारण कर रहे हैं तो अ ध्वनि निकल रही है यानी अ का सहयोग ले रहे हैं अपन। तो ये अ का सहयोग ले रहे हैं, इस कारण ये अ के बगैर नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाता है, इस कारण ये यहाँ पर एक व्यंजन है यहाँ पर। तो ये एक व्यंजन है, ये तो क्या है यहाँ पर, एक व्यंजन है यहाँ पर। क्या है ये व्यंजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये व्यंजन हो गया, ठीक है। जैसे स्वतंत्र रूप से किया जाए, जैसे मैंने यहाँ पर उच्चारण किया अब अ का उच्चारण कर रहे हैं तो किसी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं ले रहे हैं, तो ये स्वतंत्र ध्वनि निकल रही है, इस कारण ये स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाएगी, ठीक है ना। प्रतंत्र ध्वनि जो है वो व्यंजन कहलाएगी। यहाँ पर स्वरों की संख्या यहाँ पर 11 होगी, व्यंजनों की संख्या यहाँ पर 33 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 33 मानी जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पर जो स्वर है, अपने स्वर अपन इसके बारे में देखते हैं पहले।
देखो यहाँ पर स्वर जो है यानी स्वतंत्र उच्चित होने वाली जो ध्वनि है उसे स्वर कहा अपन ने, ठीक है। तो स्वर जो होते हैं इनकी संख्या पूछी जाती है, तो स्वर की संख्या तो आप जानते ही हैं कि स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार पूछा जाता है, प्रकार तो 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। एक तो होगा यहाँ पर कौन सा वाला? तो एक तो होगा यहाँ पर ह्रस्व। कौन सा होगा? ह्रस्व होगा। और एक होगा यहाँ पर दीर्घ। कौन सा होगा? दीर्घ माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये 2 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए हैं? तो 2 प्रकार के माने गए। यहाँ पर 2 प्रकार के जो माने जाते हैं, इनमें एक तो यहाँ पर कौन सा वाला है? ह्रस्व। एक कौन सा वाला है? दीर्घ है। यहाँ पर ह्रस्व जानते ही हो आप, जो छोटे हैं अपने ह्रस्व कहेंगे, जो बड़े हैं उनको यहाँ पर दीर्घ कहेंगे। यहाँ पर तो ह्रस्व जो है, ह्रस्व वर्ण जो है, इनमें आएंगे यहाँ पर कौन कौन सा? तो एक तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ण है। तो एक तो आ गया यहाँ पर एक आता है यहाँ पर ई, एक आता है यहाँ पर ऊ, एक आता है यहाँ पर री आता है, ठीक है। दीर्घ जो है इनमें यहाँ पर एक तो आएगा कौन सा? आ आएगा, एक आएगा यहाँ पर ई आएगा, एक आएगा यहाँ पर ऊ आएगा, ठीक है। एक आता है यहाँ पर जो है ए आता है, आई आता है, ओ आता है, औ आता है, ठीक है। ये जो है ये दीर्घ कौन से हैं? ये दीर्घ है, ठीक है। तो ये तो है यहाँ पर, ये तो है यहाँ पर जो है ह्रस्व स्वर, ठीक है। और ये जो है वो यहाँ पर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ जो स्वर है वो तो यहाँ पर इस प्रकार से, और जो ह्रस्व स्वर है अपने, ये ह्रस्व स्वर है यहाँ पर 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। कितने मानी गई है? 4। ह्रस्व स्वर कितने होंगे? 4 होंगे। दीर्घ स्वर कितने होंगे? तो ये 7 होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। ह्रस्व स्वर तो कितने माने गए? 4 माने गए। दीर्घ स्वर कितने माने गए? ये 7 माने गए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जो स्वर है 11, कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। तो देखो यहाँ पर 11 स्वर जो है, यानी 11 स्वर जो है अपने, इनके बारे में आप देखिए। आप जो 11 स्वर हैं ये यहाँ पर कौन कौन से हैं? एक तो आ गया यहाँ पर एक आ गया यहाँ पर आ, एक आ गया यहाँ पर ई, एक आया यहाँ पर कौन सा? ई, फिर यहाँ पर ई, फिर ऊ, फिर आता है यहाँ पर ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आते हैं यहाँ पर अपने 11 स्वर। कितने स्वर हैं? 11 स्वर है यहाँ पर। देखो ये जो 11 स्वर हैं अपने, इन 11 स्वरों में अपन देखेंगे यहाँ पर कि मात्रा के आधार पर पूछा जाता है। क्या के आधार पर? मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं ये होते हैं कितने? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होगी कितनी? 10। सॉरी, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। वैसे स्वरों की संख्या जो है, स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो स्वरों की जो संख्या है वो होगी कितने? वो होगी यहाँ पर 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। तो स्वरों की संख्या तो 11 है और मात्रा के आधार पर इनकी संख्या 10 मानी गई है। कितनी मानी गई है? इनकी संख्या 10 मानी गई है। अब 10 कौन कौन से हैं? इसमें यहाँ पर एक तो अ देखा अपन ने, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आ, ई, है ना, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये जो 11 अपने स्वर है ना, इनमें आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो मात्राएं हैं, जैसे यहाँ पर आ की मात्रा इस प्रकार से हो गई, इसकी इस प्रकार से हो गई, इसकी इस प्रकार से हो गई, इस प्रकार से उ की हो गई, यहाँ पर ये उ की इस प्रकार से हो गई, ये री की हो गई, या ए की हो गई, आई की हो गई, ये ओ की हो गई, ये औ की हो गई। इस प्रकार से इनकी मात्राएं यहाँ पर दिखाई जाती हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 10 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? ये ध्यान रखना है आपको, 10 होगी। कितनी होगी? 10। वैसे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है।
और आपसे पूछा जाता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार, किसके अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है वो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो भोलानाथ के अनुसार स्वरों की जो संख्या है उनकी संख्या होगी यहां पर 10। कितनी होगी, भोलानाथ के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो संख्या मानी जाती है इनकी संख्या होगी यहाँ पर 10। कितनी होगी, 10 होगी यहाँ पर, ठीक है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ पर अपभ्रंश के अनुसार, किसके अनुसार, अपभ्रंश के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाती है। अपभ्रंश के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो होगी कितने। तो ये यहां पर आपको देखना है, इसमें ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इसमें भी मात्रा के आधार पर पूछा जाता है। मात्रा के आधार पर यदि पूछा जाता है तो मात्रा के आधार पर जो माने जाएंगे वो 9 ही होंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें कौन सा स्वर नहीं माना पूछ लिया जाता है। तो नहीं माना पूछ लिया जाता है इसमें, तो नहीं माना तो कौन सा वाला, तो री, ठीक है। इधर पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश के अनुसार कौन सा नहीं माना नहीं माना अगर पूछा जाता है तो यहां पर हो जाता है, इसमें एक तो यहां पर री आ जाता है, ठीक है, एक आ जाता है यहां पर आई आ जाता है, एक आ जाता है यहां पर औ आ जाता है यहां पर, ठीक है। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या पूछी जाती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी यहाँ पर कितनी मानी जाएगी। तो स्वरों की संख्या यहाँ पर जो है वो भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या जो है वो 10 होती है। मात्रा के आधार पर पूछा जाएगा तो 9 होगी उसके अनुसार, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा स्वर नहीं माना, तो री को नहीं माना, ठीक है। अपभ्रंश के अनुसार पूछा जाता है तो स्वरों की संख्या 8 होगी, ठीक है। और इन्होंने कौन सा नहीं माना, तो री, आई और औ। अब कौन सा माना ये आप ऑटोमेटिक समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो है ये जो है यहाँ पर अपभ्रंश के अनुसार जो माने गए हैं 8 स्वर। कितने स्वर माने गए हैं, 8 स्वर माने गए हैं। और इसमें यहाँ पर री, आई, औ को इन्होंने नहीं माना था अपभ्रंश में। यानी जो प्रारंभ में जो इस प्रकार से हिंदी बनी थी ना, तो वो अपभ्रंश से यहाँ पर हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है ना, अपभ्रंश से आई हुई है ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है ना इनके अनुसार पूछा जाता है तो नवीन जो स्वर है, कौन सा स्वर है, नवीन जो स्वर है ना अपने, देखो यहाँ पर, एक मिनट, नवीन जो स्वर है, नवीन जो स्वर है, ये नवीन स्वर में यहां पर आता है, कौन सा वाला आता है, नवीन स्वर जो है अपने, इन नवीन स्वरों में यहां पर एक तो आएगा आई और एक आएगा यहां पर औ आएगा। यहां पर कौन सा आएगा, औ आएगा यहां पर, ठीक है। मैं बताया अभी आपको कि अपभ्रंश के अनुसार, किसके अनुसार, अपभ्रंश के अनुसार जो है, अपभ्रंश के अनुसार जो है यहाँ पर ये अपभ्रंश के अनुसार स्वरों की संख्या जो है, स्वर जो होते हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा नहीं माना, तो इधर पूछ लिया जाता है तो नहीं माना में आएगा यहाँ पर नहीं माना। तो ऐसा पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर एक तो री नहीं आया था, एक कौन सा नहीं आया था, एक आई नहीं आया था और एक यहाँ पर औ नहीं आया था यहाँ पर, ठीक है ना। भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा जाता है, किसके अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। यदि भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपन देखेंगे यहाँ पर, तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है इन्होंने कितने माने थे स्वर, तो इन्होंने स्वर को माना यहाँ पर 10। कितने माने थे, 10। इनके अनुसार मात्राएं पूछी जाती हैं, तो मात्राएं पूछी जाती हैं तो मात्राएं कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी यहाँ पर। इन्होंने कौन से को नहीं माना, तो इसमें ये आ जाता है नहीं माना पूछा जाता है तो कौन सा आ जाएगा, री आ जाएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो है ये तो है इनका
वर्णों के बारे में विचार, ठीक है। इसी में जो है वो यहाँ पर अपन स्वरों के बारे में देखेंगे फिर, ठीक है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण आएगा वो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण देखेंगे? स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में ही चर्चा कर पाएंगे। आज थोड़ा सा टाइमिंग कम है इस कारण, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा है आज। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।